नमस्कार बच्चों। आइए अविस्मरणीय गोवा यात्रा पाठ से अभ्यास प्रश्न के क्रम को आगे बढ़ाएं। इसके पूर्व की कक्षा में हमने एक पदेन उत्तरत से संबंधित प्रश्नों को किया था। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पूर्ण वाक्यन उत्तरत। इन प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में देने हैं। पहला प्रश्न, महाभारते गोवा प्रदेशस्य किं नाम प्राप्यते। महाभारते गोवा प्रदेशस्य किं नाम प्राप्यते। इसको देखिए, पहला प्रश्न पर इसका उत्तर है, इसका वर्णन है गोपराष्ट्रम। तो महाभारते अस्य उल्लेखः गोपराष्ट्रम इति रूपेण प्राप्यते। तो प्रश्न का उत्तर प्रश्न के अनुरूप ही हम इसका उत्तर लिखेंगे। तो उत्तर होगा महाभारते गोवा प्रदेशस्य गोपराष्ट्रम इति नाम प्राप्यते। महाभारते गोवा प्रदेशस्य गोपराष्ट्रम इति नाम प्राप्यते। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 2। इदं पत्रं केन कम प्रति च लिखितम्। इदं पत्रं केन कम प्रति च लिखितम्। जैसा आपको मालूम है कि यह पाठ वास्तव में एक पत्र है। तो प्रश्न के 2 खंड है। केन कम प्रति च अर्थात किसके द्वारा और किसे लिखा गया है। यह पत्र किसके द्वारा तथा किसे लिखा गया है। तो जिसके द्वारा लिखा जाता है उसका नाम पत्र के अंत में होता है। तो पत्र के अंत में हम देखते हैं यहाँ पर अभिनव है, अभिनव पत्र लिख रहा है। तो उत्तर हो जाएगा इदं पत्रम अभिनवेन। किसे लिख रहा है? पारिजात को लिख रहा है। तो ये हो जाएगा पारिजातम प्रति। तो अभिनव के साथ तृतीया और पारिजात के साथ द्वितीया। तो उत्तर होगा इदं पत्रम अभिनवेन पारिजातम च प्रति लिखितम। इदं पत्रम अभिनवेन पारिजातम च प्रति लिखितम। अगला प्रश्न, गोवा राज्यस्य कानि गिरिजास्थलानि प्रसिद्धानि सन्ति। गोवा राज्यस्य कानि गिरिजास्थलानि प्रसिद्धानि सन्ति अर्थात गोवा राज्य के कौन कौन से गिरजास्थल अर्थात चर्च प्रसिद्ध हैं। तो गोवा राज्य के प्रसिद्ध गिरजा स्थानों का नाम इसमें लिखना है। तो उत्तर हो जाएगा गोवा राज्यस्य, इसके बाद इसके समस्त गिरजा स्थलों के नाम। गोवा राज्यस्य सेंट फ्रांसिस चर्च, पिलर सेमिनरी, होली स्पिरिट आदीनि गिरजास्थलानि प्रसिद्धानि सन्ति। अपश्याम का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि प्रश्न उत्तम पुरुष में नहीं है, प्रश्न प्रथम पुरुष में है। तो प्रश्न के अनुरूप ही इसका उत्तर लिखना है। तो गोवा राज्यस्य सेंट फ्रांसिस चर्च, पिलर सेमिनरी, होली स्पिरिट आदीनि गिरजास्थलानि प्रसिद्धानि सन्ति। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्रमांक 4, पर्यटनम अतिरिच्य अत्र के प्रमुखा उद्योगाः सन्ति अर्थात पर्यटन के अलावा यहाँ के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं। पर्यटन के अतिरिक्त यहाँ के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं। जैसा आप सबको मालूम है कि गोवा का सबसे प्रमुख उद्योग पर्यटन है, लेकिन इसके अलावा भी हमने इस पाठ में देखा कि कुछ अन्य क्षेत्र हैं जिसके कारण गोवा को प्रमुखता से जाना जाता है। तो उन क्षेत्रों का नाम लिखना है। तो पर्यटनम अतिरिच्य अत्र ये उत्तर हो जाएगा लौह खनिजम, कृषि उत्पादाः नारिकेलम, अन्य कृषि उत्पादाः नारिकेलम, पुगः, अनानासः, कदली फलम आदि च प्रमुख उद्योगाः सन्ति। अर्थात पर्यटन के अलावा
लौह खनिज कृषि उत्पाद जैसे नारियल, सुपारी, अनानास, केला आदि प्रसिद्ध हैं। तो ये कृषि उत्पादन भी एक उद्योग है यहाँ पर, जिसके अंतर्गत इन खाद्य पदार्थों का इनका उत्पादन होता है। नारियल, सुपारी, अनानास, कदली फल अर्थात केले का उत्पादन प्रचुर मात्रा में किया जाता है। तो उत्तर हुआ पर्यटनम अतिरिच्य अत्र लौह खनिजम अन्य कृषि उत्पादाः नारिकेलम, पुंगः, अनानास, कदलीफलानि आदीनि च प्रमुखाः उद्योगाः सन्ति। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5, चीन जापान देशयोः किम निर्यातः भवति, अर्थात चीन जापान देशों में किसका निर्यात होता है, क्या निर्यात होता है। तो हमने देखा कि लौह खनिज प्रमुख उत्पादन है यहाँ पर, जिसका खनिज उत्पादित होता है और उसे विदेशों में निर्यात किया जाता है। तो प्रश्न यही है कि चीन जापान देशों में किम निर्यातः भवति। तो चीन जापान देशयोः लौह खनिजम निर्यातः भवति, किम के स्थान पे लौह खनिजम आ जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निर्देशानुसारम शुद्ध रूपम सत्यम इति चिन्हेन चिन्हित कुरुत। तो ये एमसीक्यू के प्रश्न हैं, बहुविकल्पात्मक प्रश्न। इसमें से जो उत्तर सही है उसे सत्य टिक करके सत्य करना है। जना नाम द्विवचने, ये जना नाम जो है उसका द्विवचन का रूप क्या होगा। तो जना नाम षष्ठी का बहुवचन है, जनस्य जनयोः जना नाम। तो बताना इसका द्विवचन क्या है। तो इसका द्विवचन हुआ जनयोः, जनयोः द्विवचन। अगला प्रश्न, शृणोतु, शृणोतु इसका मध्यम पुरुष का रूप क्या होगा। तो शृणोतु लोट लकार का रूप है, इसका रूप चलता है शृणोतु, शृणुताम, शृण्वन्तु। तो इसका मध्यम पुरुष, ये शृणोतु प्रथम पुरुष के एक वचन में है, इसी को मध्यम पुरुष का एक वचन बताना है क्या होगा। तो रूप शृणोतु, शृणुताम, शृण्वन्तु और शृणु, शृणुतम, शृणुत, अर्थात मध्यम पुरुष का एक वचन शृणु हुआ, शृणु, शृणुतम, शृणुत। अगला प्रश्न, अस्माभिः इसका विपर्ययम, अस्माभिः का विलोम क्या होगा। अस्माभिः अर्थात हमारे द्वारा, हम सब के द्वारा। तो इसका अस्माभिः तृतीया का बहुवचन है, मया आवाभ्याम अस्माभिः। तो अस्मत् का रूप है ये, हमें युष्मत् का रूप बताना है कि इसका क्या होगा, क्योंकि अस्मत् का उल्टा तो युष्मद् ही होता है। तो अस्माभिः का विलोम हो गया युष्माभिः। जैसे मया आवाभ्याम अस्माभिः, वैसे त्वया युवाभ्याम युष्माभिः। तो इसका उत्तर हुआ युष्माभिः। अगला प्रश्न, अस्ति, अस्ति का लंग लकार में रूप क्या होगा। अस्ति लट लकार है, अस्ति स्ताम संतु। तो इसका लंग लकार होगा क्या होगा। अस्ति प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो लंग लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन होगा अस्ति एक वचन है, अस्ति एक वचन है, इसका लंग लकार में एक वचन आसित, आसित, आस्ताम, आसन। तो आसित हो गया इसका लंग लकार। गच्छे, गच्छे का लोट लकार में क्या रूप होगा। गच्छे विधिलिंग है, गच्छे, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत। गच्छे अर्थात मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो इसको बताना है लोट लकार में मध्यम पुरुष का एक वचन क्या होगा। ये विधिलिंग के मध्यम पुरुष का एक वचन है, बताना है लोट लकार में मध्यम पुरुष का एक वचन क्या होगा। तो लोट लकार का रूप चलते हैं गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत। तो मध्यम पुरुष का एक वचन बना गच्छ। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अधोलिखित पदानि तेषां विलोम पदैः सह मेलयत। यहाँ पर विलोम पद बताना है, जोड़ी बनाना है विलोम पद के साथ क्या होगा इसका। तो पहला है सुविधा, तो सुविधा सुविधा का विलोम, सुविधा का विलोम हो गया असुविधा। दूसरा उदय,
उदय मतलब उदय होना, उगना, तो उदय का विलोम, उदय का विलोम अस्त। अगला स्वतंत्र, स्वतंत्र का विलोम परतंत्र। स्वतंत्र माने आज़ाद, परतंत्र मतलब गुलाम। प्रचुरम, प्रचुरम अर्थात अधिक मात्रा में, तो इसका उल्टा हो गया स्वल्पम, कम मात्रा में। लघुत्तम माने सबसे छोटा, इसका विलोम हो गया बृहत्तम, सबसे बड़ा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, मंजूषा या उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। मंजूषा से उचित पद को चुनकर रिक्त स्थानों में भरिए। तो मंजूषा के शब्द है दोना पाउला, पुर्तगाल देशेन, पर्यटनेन, काजव फलम, मांडोवी नद्या। तो गोवा इति नाम डैश दत्तम। गोवा यह नाम डैश के द्वारा दिया गया है। तो किसके द्वारा दिया गया है? पुर्तगाल देश के द्वारा दिया गया है। पुर्तगाल देश ने यह नाम दिया गोवा। हालांकि महाभारत में इसका नाम गोपराष्ट्रम था, लेकिन पुर्तगाल का नियंत्रण हो गया गोवा के ऊपर, तो इसे यह वर्तमान गोवा नाम पुर्तगाल देश ने दिया है। अस्य प्रांत से डैश अति प्रसिद्धम। तो इस प्रांत का डैश बहुत प्रसिद्ध है। तो इस प्रांत का काजव फलम, इस प्रांत का काजू बहुत प्रसिद्ध है। डैश गोवा राज्यम बहुलाभम अर्जयति। डैश गोवा राज्य बहुत लाभ अर्जित करता है। तो इस आय का सबसे प्रमुख जो साधन है वो पर्यटन है। पर्यटन मुख्य व्यवसाय है यहाँ का। तो सबसे अधिक लाभ पर्यटन से ही होता है इस राज्य को। तो पर्यटन। तो पणजी डैश तटे स्थितम। पणजी डैश के तट पर स्थित है। तो पणजी मांडोवी नदी के तट पर स्थित है। तो मांडोवी नद्याः तटे प्रसिद्ध स्थितम। डैश एकस्य प्रसिद्ध सागर तटस्य नाम वर्तते। डैश एक प्रसिद्ध सागर तट का नाम है, सी बीच का नाम है। तो सी बीच का नाम क्या है? दोना पाउला। तो ये हो जाएगा दोना पाउला। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अधोलिखित शब्दानाम पर्यायम कोष्ठकात् चित्वा लिखत। शब्दों का पर्यायवाची यहाँ पर लिखना है। इस शब्द से मिलता जुलता अर्थ जो है इसका समानार्थी है वो लिखना है। तो पहला लघुत्तम, लघुत्तम का अर्थ होता है लघु मतलब छोटा, तो इसका अर्थ हुआ सूक्ष्मतम, सबसे छोटा, लघुत्तम। अगला वर्तते। वर्तते को का अर्थ होता है अस्ति। अस्ति और वर्तते दोनों का एक ही अर्थ है। वर्तते मतलब है। अगला सागर। सागर को वारिधि कहते हैं। माता, माता का नाम जननी। तरंगा नाम उर्मी नाम। तरंगों को उर्मी कहते हैं। तो ये था पर्यायवाची शब्द। आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलापा। नीचे एक वर्ग पहेली दी गई है जिसमें कुछ प्रसिद्ध भारतीय स्मारकों व नदियों के नाम छिपे हुए हैं जो किसी न किसी नगर का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके नाम ढूंढकर प्रत्येक स्मारक के समक्ष नगर का नाम भी लिखिए। इस वर्ग पहेली से स्मारक अर्थात मॉन्यूमेंट को खोजना है और यह भी लिखना है कि वह जो मॉन्यूमेंट है, वह जो स्मारक है, वो किस स्थान से संबंधित है। तो एक उदाहरण जैसा दिया हुआ है ताजमहल। ताजमहल आगरा से संबंधित है। आगे देखते हैं और कौन कौन से स्मारक हैं तथा उनका स्थान कहाँ है जहाँ पर स्थित हैं। तो पहली लाइन में ताजमहल था। दूसरी लाइन में कुछ नहीं है। तीसरी लाइन में सूर्य मंदिर।
सूर्य मंदिर, तो ये सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में, आप सबको मालूम है कोणार्क का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। उसके बाद अगली लाइन में आगे देखिए, चत्वारः मीनारः, यह दिख रहा है चत्वारः मीनार अर्थात चार मीनार। चार मीनार, चत्वारः मीनार, ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। उसके अगली लाइन में अजंता गुहा, अजंता गुहा कहाँ? औरंगाबाद के पास है, महाराष्ट्र में। इसके बाद अगला है सांची स्तूप, सांची स्तूप सांची में स्थित है, मध्य प्रदेश के सांची में। अब ऊपर से नीचे देखते हैं, पहली लाइन में कुछ भी नहीं है, दूसरी लाइन में भी कुछ नहीं है, तीसरी लाइन में कुछ नहीं है, चौथी लाइन में दिख रहा है हवा महल। हवा महल ये राजस्थान के जयपुर में हवा महल। अगला अगली लाइन में कुछ भी नहीं है। इसके बाद की लाइन में है भारत द्वार। भारत द्वार का अर्थ होता है इंडिया गेट, तो इंडिया गेट दिल्ली में है। अगली लाइन में कुछ नहीं है। अंतिम लाइन में हावड़ा सेतु, तो हावड़ा सेतु बंगाल के हावड़ा में स्थित है, कलकत्ता में। तो इस प्रकार स्मारकों के नाम लिखने हैं और उसके सामने कहाँ पर स्थित है यह लिखना है। अगला प्रश्न है, यदि आपने इन स्मारकों से संबंधित किसी भी नगर की यात्रा की है तो यात्रा का वर्णन 5 संस्कृत वाक्यों में कीजिए। तो इसमें से यदि किसी ने आपने इनमें से किसी स्मारक को देखा है तो जो आपका अनुभव था उस अनुभव को 5 वाक्य में संस्कृत में लिखकर बताने हैं, क्या आपका अनुभव था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, भिन्न पदम चिनुत, ये 4 शब्दों का समूह है जिसमें से 3 शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और एक शब्द उसमें ऑड है, अलग है। वो जो भिन्न शब्द है उसे चुनकर अलग करना है। पहला जैसे गोवा, दोना पाउला, पुर्तगाल, गंगा, इसमें से गंगा अलग है और तीनों गोवा से संबंधित हैं, गोवा, दोना पाउला और पुर्तगाल, तो गंगा को अलग करेंगे। अगला, नारिकेलम, पुगह, कदली फलम, जलम, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि नारिकेल, पुगह और कदली फलम तीनों फल है और जल तरल पदार्थ है, तो जल अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न, साधुना, हरिणा, कक्षाया, मया, इसमें से भिन्न पद क्या है? तो हम देख रहे हैं साधुना, हरिणा और मया, ये तीनों में तृतीया का प्रयोग हुआ है और कक्षाया में षष्ठी का प्रयोग है, इसीलिए कक्षाया अलग हो गया। अगला प्रश्न, चलितम, पठितम, नतम, गच्छ, तो चलितम, पठितम और नतम तीनों शब्दों में त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और गच्छ लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन का शब्द है, इसीलिए गच्छ अलग हो गया। अगला, अस्ति, भवति, भूत्वा, जनयति, यहाँ हम देख रहे हैं कि अस्ति, भवति और जनयति तीनों प्रथम लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है और भूत्वा में त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यह अलग हुआ। अगला प्रश्न, गजः, तटः, अश्वः, सिंहः, इसमें गजः, अश्व और सिंह तीनों पशुओं के नाम है और तटः का अर्थ होता है तट, तीर, किनारा, इसीलिए तटः अलग हुआ। आगे बढ़ते हैं, मूल्य परक प्रश्नाः, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। गोवा यात्रा सदैव मम हृदय अंकिता भविष्यति, एतेन वाक्येन किम स्पष्टम भवति। गोवा यात्रा सदैव मेरे हृदय में अंकित रहेगी, इससे क्या पता चलता है, क्या स्पष्ट होता है इस स्टेटमेंट से कि गोवा प्रदेश से सौंदर्यम अविस्मरणीयम अस्ति, यात्रा 10 दिवसा आसीत्, गोवा यात्रा सुखदा यात्रा आसीत्। तो इसमें से आपको क्या लगता है, कौन सा भाव स्पष्ट होता है इसे? मन में हमेशा अंकित होना का तात्पर्य है कि वो अविस्मरणीय होना, कभी भूलना नहीं, तो इसका पहला
सही उत्तर होगा। अविस्मरणीय है मतलब इसे भूला नहीं जा सकता, अर्थात हृदय में अंकित हो गई है। अगला, गोवा प्रदेशस्य जनेषु यूरोपीय प्रभाव स्पष्टतया दृश्यते। गोवा प्रदेश के लोगों में यूरोप का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इदम वाक्यम किम संदेशम ददाति, यह वाक्य क्या संदेश देता है कि ते यूरोपियन एव सन्ति, वे यूरोपीय ही हैं। तेषां पूर्वजा यूरोपात आगता, उनके पूर्वज यूरोप से आए हैं। सुदीर्घ काल पर्यंतम गोवा पुर्तगाल शासन अवसत, दीर्घ काल तक, लंबे समय तक गोवा पुर्तगाल के शासन में रहा। तो निश्चित रूप से तीसरा ही विकल्प सही है, इसलिए क्योंकि गोवा यूरोप का हिस्सा नहीं है, तो कभी हिस्सा रहा नहीं है, तो वो यूरोपीय वासी कैसे होंगे। और उनके ये भी आवश्यक नहीं है कि वहाँ रहने वाले सब यूरोप से आए हुए हैं। वहाँ पर वहाँ पर पुर्तगाल का शासन था, जिसके कारण उनकी जीवन शैली भी, वहाँ के लोगों की जीवन शैली भी पुर्तगाल वासियों के समान, अर्थात यूरोप के संस्कृति के समान हो गई। तो तीसरा विकल्प सही है, सुदीर्घ काल पर्यंतम गोवा पुर्तगाल शासन अवसत। तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि यह पाठ आप लोगों को भली भांति समझ में आ गए होंगे, और इसके अभ्यास प्रश्न को भी आपने भली भांति समझ लिया है। और मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, नए शीर्षक के साथ। तब तक आपका दिन शुभ हो।